दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अच्छी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला, इसलिए लास्ट तक के बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जोडॉप। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाई के लाओ क्लिक, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि आप ही की तरह और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में इतिहास के जो भी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, कोशिश करें कि अच्छी तरह से याद कर सके, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे, सही प्रश्न को ध्यान सुने, कोशिश करें कि याद कर सके, कम से कम आप लोग समझ भी जाइएगा तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहां पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से ये PDF ले सकते हैं। या आप हर एक प्रश्न को नोट करना चाहते हैं अपने नोटबुक में, तो वीडियो को रोक के आसानी से आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रॉपर एक एक करके सही प्रश्न को देखते हैं। ये सब जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और आपसे एग्जाम में 2 नंबर में ये प्रश्न पूछेंगे। तो प्रथम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, या आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है पुरातत्व क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। तो दोस्तों अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि जो किताबी भाषा वही लिखना, आपको जो समझ में आता है, ठीक है, कुछ आप अपना भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है परीक्षार्थी अपने शब्द में जो कि उत्तर लिखे। चलिए एक बार हम फिर से जान लेते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, या इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे धीरे धीरे बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर आधारित है। तो दोस्तों यही है जो कि अगर आप लिख देते हैं तो आप कुछ 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अहिंसा शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है कि किसी भी जीवित पशु पक्षी एवं मानव को कोई भी हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। क्या आपको लिखना है, किसी भी जीवित पशु पक्षी एवं मानव को कोई भी हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। जैन मत के अनुसार तो निर्जीव पदार्थ को आहत करना अथवा कष्ट पहुंचाना भी जो कि हिंसा और कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। जैन एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में अहिंसा का बहुत अधिक महत्व है। तो और भी आप बात इसमें जो कि लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि अहिंसा शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आपको लिखना है, किसी भी जीवित पशु पक्षी एवं मानव को कोई भी हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। जैन मत के अनुसार तो निर्जीव पदार्थ को आहत करना अथवा कष्ट पहुंचाना भी हिंसा और कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। जैन एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांत में अहिंसा का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पे 2 का जो करेक्ट आंसर है ये सब है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो 3 प्रश्न कह रहा है कि
तीर्थकर का क्या अर्थ है। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है तीर्थकर का क्या अर्थ है। तो उत्तर में आपको लिखना है महावीर से पूर्व जैन धर्म के जो 23 धर्म गुरु हुए थे उन्हें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। यानी तो काफ़ी इसका आंसर इजी है। कह रहा है कि महावीर से पूर्व जैन धर्म के जो 23वें धर्म गुरु हुए थे उन्हें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये लिख देते हैं कि महावीर से पूर्व जैन धर्म के जो 23वें धर्म गुरु हुए थे वह तीर्थकर के नाम से जाने जाते थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। जो चारों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। आयागार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ सो कराए कि आयागार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। सो आयगर जो होता है व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है विजयनगर राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयगर व्यवस्था आरंभ की। यहाँ तो विजयनगर राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयकर व्यवस्था आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयगर कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। जो कि आयागार ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, यही इनके जो विषय है यानी कि जो आयागार का व्यवस्था है यही सब था। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और आप लोग लिखना चाहे यानी कि नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको हम बता दें बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है। जो प्रश्न पहले बनता है उस प्रश्न को पहले बना लेना है। और आपको सब्जेक्टिव में क्या देखना है कि कम से कम तो आप अक्षर बैठा के लिखेगा। और हम बात करें जो होता है कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप, ये सब पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना अच्छा से लिखा है, यानी कि टाइपिंग है लेकिन कितना अच्छा देखने में लगता है। कॉमा दिया है, कहीं पे फुल स्टॉप, यानी कि अपने हिसाब से आपको बैठा देना है। ठीक है, इससे क्या होगा जो कॉपी चेक करेगा वह क्योंकि यही छोटा छोटा शब्द पर ध्यान देता है। ठीक है, ये नहीं देखता है कि आप बीच में क्या लिखे। शुरू में यहाँ पे 2 लाइन पढ़ेगा और अंतिम में 2 लाइन पढ़ेगा। ठीक है, और बीच में उतना नहीं देखता। लेकिन अगर आप डिटेल में लिखते हैं और छोटा लिखिएगा तो उसमें जरूर ध्यान से पढ़ेगा। ठीक, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तर में आपको लिखना है कि विजयनगर राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयकर व्यवस्था आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयगर कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। आयागार ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। तो ये अगर आप लिख के आते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या होता है थोड़ा सा डिटेल्स आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वें प्रश्न कराए कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कलिंग युद्ध पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको उत्तर में लिखना है कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा के विरोध युद्ध लड़ा। यस, तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा के विरोध युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मरे और घायल हुए। इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक को आंदोलित कर दिया। फलतः उन्होंने अब युद्ध न करने की शपथ खाई। उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। यही धम्म घोष अशोक को प्राचीन इतिहास का महानतम शासक बनाया। ठीक है, यही है जो कि कलिंग युद्ध पर जो कि अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, यही सब प्रभाव पड़ा था। एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न यहाँ पे कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में आपको लिखना है अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मरे और घायल हुए। ठीक है, और इस युद्ध की जो कि विभीषिका ने अशोक को आंदोलित कर दिया। फलतः उन्होंने अब युद्ध न करने की शपथ खाई, यानी कि उन्होंने जो कि युद्ध न करने की शपथ खा ली और
उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। तो उसने है जो कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। यह धम्म घोष अशोक को प्राचीन इतिहास का महानतम शासक बनाया। तो यही आप डिटेल में लिख दीजिएगा तो आपको अंक मिल जाएंगे। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 6 नंबर प्रश्न कराई कि 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था। यहाँ तो कराई कि 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था कैसे, 2 कारण लिखिए। तो आपको ये इसका आंसर पॉइंट बाय यानी कि 2 कारण लिखना है। वो जैसे आपको एक कारण यह होगा, दूसरा कारण जैसे ऐसे आपको पॉइंट बाय लिखना होगा, ठीक है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहला कारण है जब अंग्रेज द्वारा मशीनों से बना माल भारतीय बाजार में लाया गया तो भारतीय हस्त उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया और कारीगर भुखमरी के कगार पर आ गए। तो पहला जो पॉइंट आपको लिखना है कि जब अंग्रेजों द्वारा मशीन से बना माल भारतीय बाजारों में लाया गया तो भारतीय जो कि हस्त उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया और कारीगर भुखमरी के कगार पर आ गए। यहाँ तो जब अंग्रेज ने जो अपना मशीन द्वारा बनाया माल भारतीय बाजारों में लाया तब जो कि भारतीय है जो कि यहाँ का बाजार था, धंधा था, चौपट यानी कि अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है, और उद्योग जो था वह पूरी तरह से ठप हो गया, ठीक है, और कारीगर था जो भुखमरी के कगार पर आ गया, ठीक है, यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि किसानों पर तरह तरह के कर लाए जाते थे। तो किसान जो थे उन पे तरह तरह के कर लाए जाते थे। उन्हें कच्चा माल उगाने के लिए बेबस यानी कि लाचार किया जाता था और फिर मनमाने दाम पर उनसे यह माल ले लिया जाता था। आए दिन अनाज की कमी के कारण अकाल पड़ने लगे थे, अतः जन आंदोलन भड़कना स्वाभाविक था। यह तो आप सभी को पता होगा कि 1857 का विद्रोह जन विद्रोह कैसे था। तो यही सब कारण था जिसके कारण मतलब कि हम बात करें 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए। पहला कारण यह है कि जब अंग्रेज द्वारा मशीनों से बना माल भारतीय बाजारों में लाया गया तो भारतीय जो कि हस्त उद्योग पूरी तरह से ठप यानी कि चौपट हो गया और कारीगर भुखमरी के कगार पर आ गए। दूसरा पॉइंट यह है कि किसान पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। उन्हें कच्चा माल उद्योग के लिए जो कि विवश यानी कि उसे हम बात करें जैसे मान लीजिए जैसे मूवी देखते हैं तो किस तरह जो कि बेबस कर देता है, उसी तरह यहाँ पे जो कि उनको बेबस लाचार बना जो किया जाता था, ठीक है, और फिर मनमाने दामों पर उनसे यानी कि ज़्यादा दाम पर मनमाने दाम पर उनसे यह माल लिया जाता था। आए दिन अनाज की कमी के कारण अकाल पड़ने लगे थे, अतः जन आंदोलन भड़कना स्वाभाविक था, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 7 नंबर प्रश्न, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जजिया क्या है, स्पष्ट करें। यस तो जजिया क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है जजिया कर मुसलमान शासक द्वारा गैर मुसलमानों लोगों से वसूले जाने वाले एक प्रकार का कर है। तो कर जो जजिया कर है वह मुसलमान शासकों द्वारा गैर मुसलमानों लोगों से वसूले जाने वाले एक प्रकार का क्या कर था। यह कर मूलतः सैनिक कार्य नहीं किए जाने वाले लोगों से वसूला जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक शेर शाह औरंगजेब जैसे मुसलमान शासकों ने इस कर को अपने अपने ढंग से हिंदुओं पर लगाया है। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक शेर शाह औरंगजेब जैसे मुसलमान जो कि अपने अपने तरह से अपने अपने ढंग से हिंदुओं पर यह कर लगाया है। यह कर बच्चों स्त्रियों अपाहिजों एवं निधन लोगों के से नहीं लिया जाता। यानी दोस्तों ये जो कर जजिया कर था यह बच्चों स्त्रियों और अपाहिज एवं निधन लोगों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपको 2 अंक अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से सुन लेते हैं कि जजिया क्या है, स्पष्ट करें। तो जजिया कर मुसलमान शासकों द्वारा गैर मुसलमानों लोगों से वसूले जाने वाले एक प्रकार का कर था। यह कर मूलतः सैनिक कार्य नहीं किए जाने वाले लोगों से वसूला जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक शेर शाह औरंगजेब जैसे मुसलमान शासकों ने इस कर को अपने अपने ढंग से हिंदुओं पर लगाया। यह कर बच्चों स्त्रियों अपाहिज एवं निधनों लोगों से नहीं लिया जाता था। तो अगर आप ये डिटेल से लिख देते हैं, थोड़ा सा अपने शब्द में लिख देते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। और आपको हम बता दें इससे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिए। आपको हम बता दें
इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे कुल 7 यानी कि जो 7 सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करें, और आपको इसी तरह के प्रश्न का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा यस, ठीक है। और आप लोग इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उससे भी जाके देख लीजिए, और वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वक्त आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाके वहाँ से आप इसे जो कि अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं यानी कि ले सकते हैं, ठीक है। और आप इससे नोटबुक में नोट करके कुछ 2 से 3 दिन आप इसे रिवीजन यानी कि पढ़िएगा तो आपको हर एक बात याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो अवश्य कमेंट करें। चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे शॉर्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।